अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुआरखा 10 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत थे। भारत के नए नायब सदर मुंतखब एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मैदान मार लिया। तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी का अवामी भलाई के लिए मिसाली कदम, अपनी रिहाइशगाह की दीवार गिरा दी। वाराणसी वोटिंग तनाजा पर हाइड्रोजन बम की गौंज। अलका लांबा का इलेक्शन कमीशन को सख्त इंतबाह, क्या होने वाला है बड़ा कुछ। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग का कहर, एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत जमींदोज, खुशकिस्मती से कोई जानी माली नुकसान नहीं। खामोश जगदीप धनकर, बेचैन अपोजिशन। जयराम रमेश का बड़ा सवाल, आखिर साबिक नायब सदर 50 दिन से क्यों चुप है। नेपाल में सियासी जलजला, बॉलिंग शाह के नाम का शोर। एक तरफ वजीर आजम का मुतालबा, दूसरी जानिब सदर का इस्तीफा। आखिर हो क्या रहा है। ट्रंप को जोरदार झटका, इस्मत दरी केस में $83 मिलियन हट जाना बरकरार। क्या यह फैसला सदारती दौर पर असर डालेगा। ट्रंप की पार्टी में मारपीट की नौबत, 2 आला अफसरान के दरमियान जबरदस्त तकरार। यूनानी हुकूमत का बड़ा अनोखा ऐलान, 4 बच्चे पैदा करो, टैक्स में छूट लो। घटती आबादी पर काबू पाने की इस पेशकश ने सबको चमका दिया। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। नई दिल्ली से बड़ी खबर, भारत को नया नायब सदर मिल गया। एनडीए की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नायब सदर का इंतखाब जीत लिया है। जगदीप धनकर के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को होने वाले इंतखाब में कुल 768 मेंबरान पार्लियामान ने वोट दिया। एनडीए के 427 अरकान ने मुत्तहिद होकर राधाकृष्णन को कामयाबी दिलाई। उनका मुकाबला इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से था। वोटिंग से पहले एनडीए ने नाश्ता मीटिंग भी की, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट दिया। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को एक सेकंड। राधाकृष्णन जी को 452। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक मिसाली कदम उठाया है। नागर कर्नूल के गांव कोनोडा रेड्डी पल्ली में सड़क की चौड़ाई के काम में उनके अपने घर की दीवार रुकावट बनी, तो उन्होंने अफसरान को हुक्म दिया है कि वो दीवार फौरन गिरा दे। इस प्रोजेक्ट के तहत गांव में 43 दीगर घरों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। दीवार गिराने के बाद अब दोबारा तामीर का काम जारी है। गांव वालों ने वजीर आला के इक़दाम की जबरदस्त तारीफ की है कि उन्होंने अवामी मफाद को जाती मफाद पर तरजीह दी।
महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने दावा किया है कि 2024 के इंतखाब में वाराणसी में वोट चोरी हुई। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने पहले आइटम बम गिराया था, वाराणसी में हाइड्रोजन बम फटेगा। उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी शुरू में 16 राउंड तक पीछे थे, लेकिन आखिर में 1.5 लाख वोटों से कैसे जीत गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने अपनी जीत बताया, जिसमें वो वोटर लिस्ट पर नजरसानी को चैलेंज किया गया था। जो बाढ़ ग्रसित इलाकों में अपना राहत कार्य भी जारी रखा, जिससे भाजपा ने बौखलाकर हर तरीके से इस पूरी यात्रा और वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़ बच्चे बच्चे की जुबान पर बिहार की राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए कभी मोदी जी की मां को गाली दे दी है, कभी अलका लांबा बाढ़ राहत कार्यों को रिश्वत बता रही है, भाजपा के लोग बताकर बदनाम कर रहे हैं, कभी हमारे पैड को बदनाम किया गया कि महिलाओं की इस बाढ़ में ज़रूरत है, उसको भी उन्होंने नीचता पर उतारा है कि राहुल गांधी जी की फ़ोटो जो है वो पैड पर लगाकर इतनी नीचता दिखाई कि कुछ भी आप करेंगे उसे रोकने का काम करेंगे। अभी माई बहन मान योजना को के खिलाफ इन्होंने पूरा माहौल बना रहे हैं कि कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे होगा, ये वो कर कुरा के। लेकिन हम तेलंगाना कर्नाटका में इसी तरह की माई बहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहे हैं, फ्री बस यात्राएं दे रहे हैं और 500 रुपये का घरेलू सिलेंडर तेलंगाना में मिल रहा है। आप जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर और जेडीयू की गठबंधन की 20 साल से सरकार है, 10 साल से डबल इंजन सरकार है, करोड़ों लाखों के पैकेज, कितने का पैकेज, इतने लाख का, इतने लाख का, अरे दिया क्या? स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार मांगता रहा, आपने दिया? नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आज आपकी जवाबदेही है। सो ये हम समझ चुके हैं इनकी साजिश कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, भावनाओं पर खेलेंगे कि माँ को गाली दे दी गई, भाषा का अपमान, इसका अपमान, ये भावनाओं पर खेलेंगे और जिसके लिए हम तैयार हैं। आपने देखा किस तरीके से इनके बाहर बंद की हवा निकली, किस तरीके से मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की रैलियों में आजीविका दीदियां खुद बता रही हैं, हमें पता हो तो मोदी जी की रैली हम आते ही नहीं, हमें जबरन लाया गया है, हमारी नौकरी चली जाएगी इसका डर दिखाकर लाया गया है। और वहाँ पर 1,40,00,000 आजीविका दीदियां, जिनके बीच में हम भी पिछले मैं खुद 6 महीने से बिहार में उन सबको बात कर रहे हैं, उनकी समस्या, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, मांगे हैं, इसको हम लोग लगातार एड्रेस कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ, इस यात्रा से बड़ा बदलाव बिहार नहीं, दिल्ली और देश की राजनीति में भी आने वाला है। एसआईआर से क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव कह रहा है कि बंगाल में भी होगा और पूरे देश, सभी राज्यों में एसआईआर करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने फैसला किया एसआईआर होगा, बिहार में कर दिया, देश में करेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन साफ तौर पे इसके विपक्ष में पूरी मजबूती से खड़ा है। ना बिहार में हम होने देंगे और ना हम देश में होने देंगे, क्योंकि इस एसआईआर का मतलब वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना नहीं है। चुन चुन के कौन सी राज्य, कौन सी विधानसभाएं, लोकसभाएं, बूथ है जहां पर भाजपा हारती है, कौन लोग वहां वोट करते हैं, उनका वोट काटने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो 65 लाख लोगों के वोट काटे, क्यों सार्वजनिक करने से बच रहा था चुनाव आयोग? हम सवाल पूछना चाहते हैं। अब जब वो सार्वजनिक हो रहा है तो वो पता लग रहा है वो वही अधिकतर पोलिंग बूथ है जहां पर भाजपा को जो है पूरा हार का सामना करना पड़ा और इंडिया गठबंधन की वहां पर जीत उन बूथों पर हुई और उसमें अधिकतर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट हैं, जिसका काटने का काम किया है इन्होंने। और जिसे रोकने का काम पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग वहां पर भी किया और देश में भी करने जा रहे हैं। आप सिर्फ हाइड्रोजन बम का इंतजार करिए। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को रिवीजन करने का काम तो पहले भी होता रहा है, इस बार इसको ज़्यादा मुद्दा बनाया जाएगा। नहीं, वोटर लिस्ट की रिवीजन का कोई समय तो होता नहीं, करते रहिए, लेकिन बिहार में होगा, चुनाव के 2 महीने पहले होगा। 8 करोड़ मतदाताओं का जो बाढ़ ग्रसित हैं, उनका एकदम से एक झटके में 65 लोगों के वोट काट दिए, नया एक वोट नहीं बना, 20 लाख लोग मृत घोषित कर दिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कितना अंतर है? अगर ये 65 लाख फर्जी था, 20 लाख मृत लोगों के कोई और वोट डाल गया, आप कह रहे हैं वो मृत हैं, जबकि बहुत से लोगों को मृत कह रहे हैं पर वो जिंदा हैं, और जो जिंदा हैं उनको आपने मृत घोषित किया है। तो उस हिसाब से तो लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए ना, क्योंकि सारा ही चुनाव, और बिल्कुल चुनाव आयोग को आज जम्मू कश्मीर से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्यों बिहार, हम पूछना चाहते हैं, हरियाणा क्यों नहीं, महाराष्ट्र क्यों नहीं, है ना, जहाँ पर आपके पास अब 5 साल कोई अभी चुनाव नहीं है, विधानसभा लोकसभा, आराम से बैठ के करिए ना, जल्दबाजी क्या है आपको। तो बात यह कि वोट चोरी
जो है वे करना चाह रहे थे और किसी तरह वोट चोर की सरकार बनाना चाहते थे। वोट चोर गद्दी चोर का नारा इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और हम इसको लेकर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में लैंड स्लाइडिंग का दर्दनाक वाकया पेश आया। शर्मानी गांव में 2 मकान जमीन बोझ हो गए, जिनमें एक ही खानदान के 5 अफराद की जान चली गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल है। इसकी ऑपरेशन 10 घंटे तक जारी रहा, जिसमें एनडीआरएफ, पुलिस और मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। हादसे की वजह शदीद बारिश बताई जा रही है। दिल्ली के सब्जी मंडी थाने इलाके में मंगल की रात एक 4 मंजिला इमारत गिरकर तबाह बर्बाद हो गई। खुशकिस्मती से अंदर कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता करीब की इमारत से 4 अफराद नहीं बल्कि 14 अफराद को निकाला गया। इमारत को पहले ही खतरनाक करार दिया गया था, लेकिन मालिकान ने नोटिस के बावजूद खाली नहीं किया। वाकये के असबाब की तफ्तीश जारी है। उसी रात दिल्ली के यमुनावार इलाके में पिज़्ज़ा हट के आउटलेट में धमाका भी हुआ, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए थे। नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनकर की खामोशी पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। पार्टी लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि धनकर 50 दिन से खामोश है, जबकि इस्तीफा एक गैर मामूली वाकया है। याद रहे कि धनकर ने किसानों के साथ हुकूमत के रवैये पर तशवीश जाहिर की थी। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब नए नायब सदर सीपी राधाकृष्णन मुंतखब हो चुके हैं। नेपाल में सियासी हलचल जारी है। सदर रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है, जबकि वजीर आजम पहले ही मुस्ताफी हो चुके हैं। इस सबब के बीच काठमांडू के नौजवान मेयर बोलेन शाह को अबूरी वजीर आजम के तौर पर पेश किया जा रहा है। मुजाहिरीन उनके हक में है। बोलेन शाह ने मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की अपील की है और खुद को इस तहरीक से अलग रखा है, लेकिन कयास आराइयां जारी है कि उनका इस तहरीक से गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की अदालत ने सहाफी जैन करोल को हिरासत करने के मामले में दी गई 83.3 मिलियन डॉलर हर्जाना की रकम बरकरार रखी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि यह मामला सदर की सरकारी जिम्मेदारियों में नहीं आता और ट्रंप को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। याद रहे कि करोल ने 1990 की दहाई में उन पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था। यह फैसला ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल पर भी असर डाल सकता है। वाशिंगटन डीसी में सदर ट्रंप की डिनर पार्टी के दौरान दोबारा अफसरान के दरमियान तल्ख कलामी और मारपीट की नौबत आ गई। वज़ीर मालियात स्टाक ने फिल्डर हाउसिंग एजेंसी के डायरेक्टर बिल पल्टे को धमकी दी कि उनके मुंह पर मुक्का मार देंगे। मामले की जड़ में सदर ट्रंप के सामने एक दूसरे की शिकायतें लगाना बताया जा रहा है। क्लब के मालिक ने दोनों को इलाजा रखा और बेचिस्ट को दूसरे कमरे में ले जाया गया ताकि मामला बिगड़ ना पाए। ये वाकया ट्रंप इंतजामिया के अंदरूनी तनाज़ात को नुमाया करता है। आबादी में कमी से परेशान यूनान ने नया कदम उठाया है। ऐसे खानदान जो 4 बच्चे रखते हैं उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर आज़म ने उसे 50 साल का सबसे बड़ा टैक्स इस्लाही कदम बताया। यूनान में फी खातून पैदाइश की शरह 1.4 है, जो यूरोप में सबसे कम है। इस स्कीम का मकसद मुल्क की घटती आबादी और बढ़ती उम्र के मसाइल का हल निकालना है। यह पॉलिसी 2026 से नाफिज होगी। गुज़िश्ता पेशकश में कई साहिबान ने हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर टीवी। शुक्रिया।